QT7 स्टार्ट होगा। हमारे चैप्टर का नेम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, यूनिट 7। ठीक है बेटा, इसमें हमारे एक टॉपिक कटा हुआ है, कौन सा? फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टर से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। Sports physiology is the study of the long and short-term effect of training and body conditions of athlete। जो हमारा फिजियोलॉजी होता है वो होता है हमारा खेल क्रिया विज्ञान। ठीक है, वो हमारे खिलाड़ियों की जो ट्रेनिंग का जो होता है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण व दशाओं के साथ लंबी या छोटी मतलब प्रभावों का अध्ययन है। मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब ट्रेनिंग पे क्या क्या होते हैं। ठीक है, इससे हमारे क्या है, एक्सरसाइज से आपने देखा होगा कि खेल इस प्रकार की संरचना व कार्यों को बदलता है। इसमें हम इसी को ही अध्ययन करते हैं बेटा। ठीक है, तो हम इसमें खेल कूद में भाग लेते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो कुछ निश्चित हमारी शरीर की जो क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे एरोबिक कैपेसिटी, हमारी मसल्स की जो बनावट है, मतलब मांसपेशियों की बनावट, एरोबिक कैपेसिटी, मसल्स कॉम्पोजिशन, साइज ऑफ मसल्स, intensity of the nerve impulse, lactic acid tolerance, muscular strength, stroke volume, heart rate, blood pressure, etc। इन सब की मतलब इनका हमारे शरीर जो क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि केवल यूथ पर ही हो, मतलब केवल मतलब युवा जनसंख्या पर ही प्रभाव पड़ते हैं। इसका प्रभाव हर एज के पर्सन पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। आपने फिजिकल फिटनेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, हमारे कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो वही हम यहाँ पर उनके ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फैक्टर। जो हमारे फिजिकल फिटनेस में आपने कंपोनेंट्स पढ़े थे, ये उन्हीं के जैसे हैं बिल्कुल। तो जो हमने फिजिकल फिटनेस में जो ठीक रहने के हमने उसमें पढ़े थे, सेम एज इट इज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ हम जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे वो भी हम 4 टाइप के पढ़ेंगे। एक होता है हमारा स्ट्रेंथ, एक होगा हमारा स्पीड, एक होगा हमारा एंडुरेंस, और नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। हम यहाँ पे चारों फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर्स है हमारा यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, मीन्स शक्ति। शक्ति हमारे शरीर में बेटा कब होती है? जब हमारी जो कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, हम इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। साइज ऑफ द मसल्स, मांसपेशियों का आकार। स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स लार्जली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मसल्स। इट एज वेल नाउन फैक्ट द बिगर एंड लार्जर मसल्स कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। आपने देखा होगा जितनी हमारी मांसपेशियों का आकार जितना बड़ा होता है, हम इसे जानते भी हैं कि हमारे अंदर उतनी ही शक्ति होती है। ठीक है, एक हमारी बॉडी वेट भी हमारा इफेक्ट करता है फैक्ट को, स्ट्रेंथ के फैक्ट मतलब फैक्ट डालता है, अपना कारक है इसका शरीर का भार। मांसपेशियों की संरचना भी हमारी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है। और एक होता है हमारा मसल्स कॉम्पोजिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग की प्रबलता भी हमारे को इफेक्ट करती है शक्ति को। मतलब ये हमारी चारों चीज ऐसी हैं कि अगर हमारे अंदर मतलब हमारे मसल्स का साइज बड़ा होगा, या हमारा बॉडी वेट ठीक है, या हमारी मसल्स की जो कंपोजिशन जो संरचना है, आपने पढ़ा भी होगा या फास्ट ट्विच फाइबर्स, स्लो ट्विच फाइबर्स। ठीक है, आपके जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो व्हाइट फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स आपके रेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो जब फास्ट ट्विच फाइबर्स आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर and therefore that they can produce more force. On the contrary, the slow twitch fibers are not capable of contracting faster, although they are capable of contracting for a longer duration. आपने देखा है आपके स्लो ट्विच फाइबर्स अगर हमारे होते हैं तो वो हमारे कौन से लंबे दूरी के होते हैं, मतलब हम उस हमारे अंदर एंडुरेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हम अपनी सहन क्षमता को बढ़ाते हैं, तब हमारे अंदर कौन से स्लो ट्विच फाइबर्स काम करते हैं, जिसको हम बिना थके बहुत देर तक काम कर सकते हैं। और जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो हम एक तरीके से समझे तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की तरह काम करते हैं। मींस हम इसको किसमें, हमारे जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो हमारे स्प्रिंट में ज्यादा काम आते हैं, 100 मीटर या 200 मीटर वाली दूरी में। ठीक है,
और हमने पढ़ी लिया इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। मांसपेशियां हमारी बहुत सी गामक या बहुत सी ऐसे मोटर यूनिट से मिलकर बनी होती है, और जो हमारी मांसपेशियों की जो टोटल कुल शक्ति होती है वो हमारी जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं संकुचित होना, ठीक है, तो वो संकुचित होने वाली कौन सी मोटर यूनिट पर ही निर्भर करती है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आने वाली जो सबसे अधिक तीव्र आवेग जो है संख्या, वो हमारे किसको मोटर यूनिट से जो उद्यापित करता है, तो वो मांसपेशियों को हमारे अधिक बलपूर्वक, ठीक है, वो ज्यादा पूरा मतलब मसल्स को प्रोड्यूस करता है, मोर फोर्स और स्ट्रेंथ, हमारी पूरी शक्ति या बल उत्पन्न करती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स को, प्रबलता की शक्ति की मात्रा को भी निर्धारित करती है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड मीन्स गति, ठीक है। तो स्पीड इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये भी इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है, विच इज डिटरमाइन द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम मीन्स स्नायु संस्थान की गतिशीलता, ठीक है। कम दूरी के जो दौड़ने वाले बच्चे होते हैं, कम दूरी की जो तेज दौड़ में हमारी मांसपेशियां जो अधिकतम संभावित गति से संकुचित या शिथिल होती हैं, मीन्स जो हमारी मांसपेशियां फैलती या सिकुड़ती हैं, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। तो जो हमारी फैलती हैं उसे हमें मांसपेशियों में तीव्र संकुचन या शिथिलता संबंधित गतिज केंद्रों, जो हमारा मोटर सेंटर्स होते हैं या रैपिड एक्साइटेशंस होते हैं, या फिर आवेगों को दबाने में मतलब इनहिबिशंस में संभव हो जाते हैं। स्नायु संस्थान की गतिशीलता को हम कहा जाता है कि स्नायु संस्थान हमारे प्रावधानों को न केवल रोकता है, कुछ ही सेकंड के लिए अनुरक्षित रख सकता है। आपने देखा जो स्प्रिंट्स होती है, जो गति होती है, वो कैसे कम टाइम के लिए आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत लंबी दूरी को मतलब स्प्रिंट में नाप सकते हैं। क्या हम 800 मीटर को नाप सकते हैं? नहीं, हमारी गति क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। जो हमारी मतलब गति है वो कैसे कुछ ही सेकंड्स के लिए, कुछ ही कम टाइम के लिए काम करती है, ठीक है। ये यहाँ पर इनको मसल्स कॉम्पोजिशन यहाँ भी इफेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी आपके कौन से फास्ट रिच फाइबर्स काम करते हैं, ठीक है। और ये हमारी इफेक्ट करते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे, मींस इसमें हमें कौन सी विस्फोटक शक्ति होती है। आपने देखा है अगर 100 मीटर वाला स्प्रिंटर होगा तो वो कैसे दौड़ेगा, एकदम बहुत तेज भागेगा, ठीक है, और वो धीरे भागना शुरू करेगा तो वो अपनी स्पीड पकड़ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ स्पीड में आता है आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक होता है आपका फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी भी अगर आपकी बॉडी में नहीं होगी तो आपके अंदर स्पीड भी नहीं होगी। एक है बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर, मीन्स जैव रासायनिक भंडार या उपापचय शक्ति, मतलब हमारे जो डाइजेस्ट होता है फूड। आपने पढ़ा भी है द अमाउंट ऑफ एटीपी एंड सीपी and rate of energy supply can be enhanced by training. Therefore, it can be said that the biochemical reserve and metabolic power determine the speed. ATP होता है आपका एडिनोन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, क्रेटिन फॉस्फेट की क्रिया को पर्याप्त मात्रा को संग्रहित होना चाहिए। यदि ये संकुचित होने वाली मांसपेशियों में एटीपी या सीपी भंडार की मात्रा कम होगी तो हम कुछ समय के उपरांत ही मांसपेशियों का संकुचन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति हमारे बॉडी में नहीं हो पाती है, ठीक है। आपूर्ति ना होने के कारण हमारी क्या होगी, स्पीड धीरे हो जाएगी। तो हमारी जो है बायोकेमिकल जो रिजर्व होते हैं और हमारे मेटाबॉलिक पावर भी हमारी स्पीड को फैक्ट करते हैं। एक होता है, अब हम आते हैं एंडुरेंस। एंडुरेंस आप जानते हैं आपकी सहन क्षमता, ठीक है। तो एरोबिक कैपेसिटी हमने पढ़ी है, द परफॉर्म एन एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द मसल्स which can be supplied by the presence of oxygen. Therefore, the ability of the organism of maintain adequate supply of O2 to the working muscles, that is aerobic capacity for energy liberation is important for endurance performance. जो हमारी क्रिया कोई भी मतलब क्रिया को करना, मतलब कोई भी हमारी एरोबिक जो क्षमता होती है वो हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिनके ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम आपूर्ति की जा सकती है। बिना ऑक्सीजन के हम एरोबिक कैपेसिटी मतलब एरोबिक कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा
को मतलब ऊर्जा को ऊर्जा मुक्त करने या छोड़ने के लिए जो व्यक्ति की कार्यरत मांसपेशियों की ऑक्सीजन की उपयुक्त आपूर्ति को बनाए रखने की योग्यता जो होती है वो एंडोरेंस परफॉर्मेंस के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। और जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन इनटेक पे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पर, ऑक्सीजन अपटेक पर और एनर्जी रिजर्व पर। एक होता है हमारा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। एरोबिक क्षमता को मतलब सबसे निर्धारित करने में जो मतलब हमारे लैक्टिक एसिड को सहन करने की भी एक मतलब महत्वपूर्ण कारक है। हम देखते होंगे 40 सेकेंड या इससे अधिक तक जारी रहने वाली जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनमें लैक्टिक एसिड की सहनशीलता इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण होती है। तो लैक्टिक एसिड को हम करने की क्षमता को किसके ट्रेनिंग के द्वारा ही हम सुधार सकते हैं। यदि सहन शक्ति हमारे अंदर मतलब नहीं सुधार लाने में सहायक कर सकती, निष्पादन करने में सुधार लाने में सहायता करती है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तभी हम अपना लैक्टिक एसिड की कैपेसिटी को मतलब हम टॉलरेंस कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, ठीक है। एक होता है आपका मूवमेंट इकोनॉमी। सहन शक्ति जो होती है वो हमारी मतलब बहुत गतिविधियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये मतलब दौड़ने के लिए गति के साथ कम ऊर्जा की खपत करते हैं, मतलब मूवमेंट होना चाहिए ना। अगर किसी तैराकी में यदि हम जो मतलब स्विमर है जो तैराकी करता है, अगर वो यदि वो सही तरीके का प्रयोग किया जाए तो उसकी 20 से 30% एनर्जी की बचत की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए मूवमेंट इकोनॉमी के लिए मतलब अच्छे धावक के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने गुरुत्व केंद्र को कम ऊंचा उठाते हैं ताकि अनावश्यक गतिविधियों को हम कम से कम हो। एक होता है मसल्स कॉम्पोजिशन। आपने देखा है मसल्स कॉम्पोजिशन हमने पहले भी दोनों उसमें पढ़ा है, हमने स्ट्रेंथ में भी पढ़ा है और हमने वो स्पीड में भी पढ़ा है, ठीक है। और हम इसको एंडुरेंस में भी पढ़ रहे हैं। जो फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, so the range of movement possible at a joint of the flexibility depend upon a number of factors. There are some factors which are not trainable, but some factors are trainable to extent. आपने देखा है लचक, हम ऐसे भी कह सकते हैं मतलब शरीर में अगर लचक नहीं होगी तो मतलब व्यक्ति का उतना अच्छा सा मतलब मूवमेंट नहीं होता। मतलब ये हमारे कैसे वो जोड़ पर संभावित होते हैं, जो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनका गति का क्या विस्तार है। लचक बहुत से बहुत कारकों पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है कि एक ही कारक, ये दो चार हैं, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मतलब हम ट्रेनिंग के द्वारा या कुछ सीमा तक हम ट्रेनिंग लेने के बाद उनको फैक्ट करते हैं। एक होता है हमारा मसल्स स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की शक्ति। अगर हमारी मांसपेशियों में एक न्यूनतम स्तर होना चाहिए, मतलब अगर हमारी बहुत, आपने देखा होगा अगर जो जिम करने वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि उनकी मांसपेशियों की शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम मतलब अगर वास्तव में हम कमजोर मांसपेशियां या उच्च विस्तार रेंज वाली गतिविधियों को करने में एक निर्धारक कारक बन सकती है। मांसपेशियां शक्ति अत्यधिक ट्रेनिंग वाली हैं और यह हमारी क्या मसल सिस्टम क्या फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। एक होता है हमारा जॉइंट स्ट्रक्चर, जोड़ों की बनावट हमारी कैसी है। मानव शरीर में मतलब बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, तुमने देखा होगा, देखा नहीं, अपने शरीर में भी है, बहुत सारे जोड़ होते हैं। तो जोड़ों की अपेक्षा अधिक प्रकार की गतियां करने की क्षमता भी होती है। और हम कह सकते हैं जैसे कंधे के, जो हमारे शोल्डर में क्या है, कंधे के बॉल में बॉल जैसा एक सॉकेट होता है, तो जोड़ की घुटने के जोड़ की अपेक्षा गति करने की सीमा जितना हमारे शोल्डर मूवमेंट कर सकते हैं, क्या हमारा उतना मूवमेंट हमारे घुटने कर सकते हैं? नहीं। तो ये हमारे जॉइंट के स्ट्रक्चर पर भी इम्पैक्ट करते हैं। एक होता है एज एंड सेक्स, मतलब आप कम उम्र में फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, किससे, जो लोग बूढ़े होते हैं मतलब ज्यादा एज हो जाती है तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती जाती है। हम ट्रेनिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं लेकिन एज भी इसको इफेक्ट करती है,
ठीक है। एक होता है आपका लिंग, आपने देखा, आपको पता भी होगा कि फीमेल में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उतनी मेल में नहीं होती। ठीक है। मांसपेशियों में खिंचाव, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। ठीक है। मांसपेशियों में भी अगर खिंचाव हमारा नियमित रूप से ना खींचा जाए या फिर हम लोग नियमित रूप से हम ना एक्सरसाइज करें तो हमारी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब कम होती चली जाती है। ये इसको इफेक्ट करती है। एक है इंटरनल एनवायरनमेंट और लास्ट इज प्रीवियस इंजरी, मीन्स हमारी चोटें, जो हमारी पहली चोट होती है वो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को कम करते हैं क्योंकि हम उनके साथ उतना एक्सरसाइज या उतना खींचतान नहीं कर सकते। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमारा स्टार्ट होगा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारे व्यायाम का जो कार्डियो सेशन है, मतलब वो श्वसन संस्थान पर उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव है हमारे कार्डियोरेस्पिरेटरी पे। ठीक है, तो आपको हमको पता ही है कि हमारे ये इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, ये हमारे हृदय के आकार में वृद्धि करता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन रेस्टिंग रेट, विश्राम के समय हमारे हृदय गति में कमी आती है। एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट, विश्राम के समय स्ट्रोक आयतन में भी वृद्धि होती है। एक है इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट में भी वृद्धि करता है। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, हमारे ब्लड प्रेशर में भी हमारा ब्लड फ्लो अच्छा रहता है हमारा। ठीक है, नए नए कैलिपर्स बनते हैं। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर में मतलब कमी करता है, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर एकदम बहुत हाई नहीं होता है। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, रक्त आयतन में वृद्धि करता है। रिकवरी रेट, हमारे मतलब कोई भी पुण्य शक्ति प्राप्त करते हैं, हम किसी काम को करते हुए थक जाते हैं तो उसको बहुत जल्दी रिकवर करता है। इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी, टाइडल वायु की क्षमता में वृद्धि करता है। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया की दर में कमी करता है। पैसिव एल्वोलर्स बिकम एक्टिव, असक्रिय वायु कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं हमारी। इंक्रीज इन एंडुरेंस, हमारी सहन शक्ति में भी वृद्धि करता है। इंक्रीज इन रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट वायु के आयतन में वृद्धि करता है। इंक्रीज लंग एफिशिएंसी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को पहुंचाने या हमारी बॉडी में जो बेकार के व्यर्थ के पदार्थ होते हैं उनको निकालने और गैस के मतलब गैस विनिमय में फेफड़ों की कुशलता में वृद्धि करता है। इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी, प्राणाधार वायु की क्षमता में वृद्धि करता है। और इंक्रीज इन मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, अधिकतम ऑक्सीजन उद्गम में वृद्धि करता है। VO2 हमने पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 1 मिनट में अधिकतम ऑक्सीजन को या VO2 मैक्स कहा जाता है। नियमित रूप करने से मतलब एक्सरसाइज करने से हमारे VO2 मैक्स में भी मतलब इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, हमारा मांसपेशियों संस्थान पर एक्सरसाइज करने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, हमारी मांसपेशियों का आकार और आकृति में शेप साइज बदल जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, अधिक केशिकाओं का निर्माण होता है। हमने देखा है नई नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है और इनमें क्या है, हमारा जो ब्लड फ्लो है उसकी कार्य कुशलता अच्छी हो जाती है। एक होता है हमारा मसल्स रिमेन इन टोन पोजिशन, मांसपेशियां हमारी अर्ध तनाव की स्थितियां में रहती हैं। मीन्स की मतलब हमारी जो मसल्स हैं वो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती हैं। ठीक है, एक होता है कंट्रोल ओवर एक्स्ट्रा फैट, अतिरिक्त वसा के ऊपर हमारी बॉडी में नियंत्रण रहता है। मतलब आपने देखा होगा वो ओबेसिटी का शिकार नहीं होते, हमारी बॉडी में सबके फैट होता है लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में कभी भी एक्स्ट्रा फैट नहीं होता। चेंज इन कनेक्टिविटी टिश्यू, संयोजक ऊतकों में भी हमारा बदलाव होता है। ये होते हैं जो टिश्यूज क्या होते हैं, जो धागे आपस में जोड़ते हैं, वो कैसे हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। इनमें खिंचाव की शक्ति बढ़ जाती है और हमारी मसल्स के आगे
मतलब ज्यादा वेट को सहन करने की क्षमता हो जाती है। डिले इन फैटिग्यू मीन्स हम अगर डेली एक्सरसाइज करें तो हम कोई भी काम करने में थकावट कैसी देर से होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड या मतलब डिले इन फैटिग्यू मतलब कोई भी कार्य करने को हमें मतलब देर से थकान महसूस होती है, मतलब थकान एकदम जल्दी से नहीं होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड तथा एसिड को शरीर में जमाव क्या होता है, कम हो जाता है। हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमें मतलब थकावट देर से होती है। इंक्रीज इन फूड स्टोरेज, हमारे मतलब जो भोजन का भंडारण है वो क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। जब हमें अचानक जरूरत पड़ती है तो शरीर को तत्काल हमें मतलब तुरंत ही हमें ऐसी एनर्जी तुरंत जो फूड स्टोरेज होता है उससे प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन शेप ऑफ बॉडी, हमारी शरीर की आकृति में भी सुधार लाता है। नॉन फंक्शनल फाइबर बिकम एक्टिव, जो भी हमारे असक्रिय रेशे होते हैं वो कैसे हमारे एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। बॉडी का पोस्चर हमारा ठीक रहता है, बॉडी पोस्चर रिमेन्स करेक्ट, जो शरीर का आसन है वो हमारा क्या है, सही रहता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय में सुधार आ जाता है, मतलब हम कोई भी काम है जल्दी से मोटर नर्वस से मांसपेशियां रेशे तक बहुत तेजी से गति करने लगते हैं, इसी कारण हमारा क्या कहते हैं, इम्प्रूव रिएक्शन टाइम हो रहा है, इंक्रीज होता है, मतलब हमारा सुधार प्रतिक्रिया समय में वो सुधार आने लगता है।